हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम यूटिलाइजेशन की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, इल्यूमिनेशन। उसके बारे में बात करेंगे। तो इल्यूमिनेशन क्या है वो बात करते हैं। इल्यूमिनेशन जो है वो रिजल्ट है या उसका जो कॉज है वो हमारे पास लाइट है। लाइट और इल्यूमिनेशन को जनरली लोग एक ही समझते हैं, दोनों डिफरेंट थिंग है। एक्चुअल में इल्यूमिनेशन तो रिजल्ट है किसका, लाइट का हमारे पास। अब हमें ये देखना है कि दुनिया में कितने टाइप के सोर्सेस होते हैं जिनसे हम लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमने जो लाइट बनाई उसके लिए दो सोर्सेस हम कंसिडर करते हैं। नेचुरल सोर्सेस जो दुनिया में पहले से एग्जिस्ट करते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास आर्टिफिशियल सोर्सेस। करेक्ट। तो नेचुरल सोर्सेज में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये सोचना है कि लाइट जब हमने बनवाई तो हमारे पास यहाँ पर लाइट से मतलब है किसी भी लैम्प के थ्रू हमारे पास जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। लाइट नॉट वी आर कंसिडरिंग अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट। लाइट एनर्जी हमारे यहाँ पर जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है किसी भी बल्ब से, उसके बारे में बात कर रहे हैं। करेक्ट। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि आप जैसे आप खुद सोचिए कि आप एक इंजीनियर है और आपको ऐसा बोला जाए कि आप एक ऐसी चीज़ बनाओ जो लाइट प्रोड्यूस करे। ठीक है। तो लाइट प्रोड्यूस करने के लिए साइंटिस्ट किस तरह से सोचते हैं हमें ये देखना पड़ेगा। लाइट प्रोड्यूस करने के लिए साइंटिस्ट ने सोचा होगा कि सन हमारे पास नेचुरल सोर्स है इसका, तो सन कैसे एक लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सन जो है हमारे पास ये क्या है, एक इंक्लोज्ड बॉडी है, वेरी हॉट बॉडी, जिसमें हमारे पास इंटरनली इसमें बहुत ही हाई टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, और बहुत सारी गैसेस भी होती है इसमें, केमिकल रिएक्शंस भी होती है, बहुत सारी प्रोसेस है इंटरनली। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, सन में यहाँ से लाइट प्रोड्यूस होता है, ये लाइट प्रोड्यूस। करेक्ट। और ये लाइट जो है वो हमारे पास इस जो रेज है उनके थ्रू हमारे पास पहुंचती है अर्थ तक। ठीक है। ये मान लीजिए अर्थ है हमारे पास, तो यहाँ पे अर्थ तक जो है इन रेज के थ्रू लाइट पहुंच रही है। ठीक है। तो मेन बात क्या है कि कभी भी हमें अगर लाइट प्रोड्यूस करनी हो किसी भी बॉडी से तो हम क्या सोच सकते हैं। तो लाइट प्रोड्यूस करने के लिए पहले तो एक इंक्लोज्ड बॉडी होनी चाहिए जिसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, वेरी हाई होना चाहिए, वेरी हाई टेम्परेचर। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि कोई भी बॉडी लाइट तभी प्रोड्यूस करती है जब उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो। दूसरा, वो इंक्लोज्ड हो या क्लोज्ड हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वो क्लोज्ड होनी चाहिए। दो कंडीशन होनी चाहिए। तो अब हमारे पास कई बार क्या होता है, बुक्स में दो टर्म्स यूज की जाती है कि हॉट बॉडी तो होती है, हॉट बॉडी का मतलब जिसका टेम्परेचर हाई हो। हॉट बॉडी दो टाइप की होती है, तो आपको समझना है। कई बार लिखा होता है रेड हॉट बॉडी और कई बार लिखा होता है वाइट हॉट बॉडी। ठीक है। तो हमारे पास ये समझ में आ रहा है कि कोई सन जो है हमारे पास लाइट कैसे प्रोड्यूस कर रहा है कि इसमें वेरी हाई टेम्परेचर होना चाहिए इंटरनली, और दूसरा क्या होना चाहिए, इंक्लोज होना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पर लाइट प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अब हमारे पास कंसिडर करते हैं हम कि हमारे पास कोई एक लैंप है, जैसे ये वाला लैंप है। ठीक है। इस लैंप में आप देखोगे ये इंटरनली फिलामेंट कनेक्टेड है ना। जब पुराने जमाने में इस टाइप के, आज भी हम लैंप यूज़ करते हैं इस टाइप के, कई घरों में देखे होंगे आपने। जब हमारे पास आजकल तो मोस्टली एलईडी यूज़ करने लग गए हैं। ठीक है। एलईडी के बारे में भी हम बात करेंगे। ये जो हमारे पास है टंगस्टन का फिलामेंट है, तो इसलिए हम टंगस्टन लैंप बोलते हैं इसको। ठीक है। इनकैंडेसेंट लैंप भी बोलते हैं, मेनली टंगस्टन एज ए फिलामेंट यूज़ किया जाता है, इसलिए हम टंगस्टन लैंप बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, इसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं हम, तो अगर लो वोल्टेज अप्लाई करोगे ना, ये जो फिलामेंट है ये जो है ये रेड कलर का हो जाता है स्टार्टिंग में। कैसे कलर का हो जाता है, ये स्टार्टिंग में रेड कलर का होता है। अगर थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई करोगे रेड कलर का हो जाएगा। फिर धीरे धीरे अगर वोल्टेज और बढ़ाओगे, वोल्टेज को क्या करोगे आप, वोल्टेज को बढ़ा दोगे, तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर ये फिलामेंट जो है अपना कलर चेंज कर देता है और वाइट कलर में चेंज हो जाता है।
तो और फिर हमारे पास क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आप देखो लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये बॉडी कैसी दिख रही है, वाइट कलर की दिख रही है या फिर रेड कलर की? तो हमारे पास दो टाइप की बॉडी होती है, हॉट बॉडी जिनका टेम्परेचर हाई होता है, रेड हॉट बॉडी जिसका टेम्परेचर थोड़ा सा लो होता है, और फिलामेंट कैसा दिखता है, रेड दिखता है। जब इसमें वोल्टेज और बढ़ाया जाता है तब टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, और वो बॉडी जो है वाइट कलर की दिखती है, और वो क्या प्रोड्यूस करती है, ग्लो प्रोड्यूस करती है, लाइट प्रोड्यूस करती है। करेक्ट। तो हम क्या सीख रहे हैं, हम एक लैंप बनाना सीख रहे हैं, या लैंप के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, वो हम कहाँ से सीखते हैं, नेचुरल सोर्सेज से सीखते हैं। एक्चुअल में दुनिया में जितनी भी चीज़ें डिस्कवर हो रही है या फिर साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है, वो उनके लिए जो प्रेरणा रही है वो सारी नेचुरल सोर्सेज से रही है, कि नेचुरली कहीं दुनिया में कुछ हो रहा होगा, उसी से इंस्पायर होकर वो चीज़ बनाई गई है। तो हमारे पास क्या है, आर्ट नेचुरल सोर्सेज क्या है, लाइट का सन है। तो सन को देख के किसी ने सोचा होगा कि एक लैंप कैसे बनाया जाए, उसको क्लोज बनाया जाए, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा जाए, और टेम्परेचर में भी रेड हॉट बॉडी नहीं वाइट हॉट बॉडी होगी, तब जाके हमारे पास क्या होगा, लाइट प्रोड्यूस होगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन कि लाइट बनाने के लिए हमारे पास क्या जरूरी है। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं, पॉइंट लिख दीजिएगा, हिंदी में लिख दीजिएगा, अभी तक जो समझाया वो हिंदी में भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी। ठीक है, अगर डिप्लोमा के स्टूडेंट है तो आप हिंदी में लिखिए, इंजीनियरिंग के है तो इंग्लिश में लिखिएगा। ठीक है, जो अगर JN के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा सबसे पहले स्टेटमेंट, sun is a high temperature body, sun is a high temperature body which generate heat as well as light through the radiation method। इसको भी डिस्कस करेंगे, व्हाट इज रेडिएशन, थ्रू द रेडिएशन मेथड। ठीक है, अब आप इसमें पॉइंट लिख दीजिएगा, हाउ टू जनरेट लाइट। ये आप डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हैं। ठीक है, आप एक पॉइंट लिख दीजिएगा, हाउ टू जनरेट लाइट। लाइट को कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, उसमें ये डायग्राम बनाइए। ठीक है, उसमें उसके बारे में लिखेंगे। कंडीशन फर्स्ट क्या होनी चाहिए, कंडीशन फर्स्ट होनी चाहिए कि टेम्परेचर क्या हो, वेरी हाई हो, और कंडीशन सेकंड क्या है, इंक्लोज्ड हो। ठीक है, ये लिख दीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें आप पॉइंट लिखिए, व्हेन लो वोल्टेज इज अप्लाइड टू द टंगस्टन लैम्प, tungsten filament lamp, then there is red hot body, so light is not emitted, लाइट उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, लाइट इज नॉट एमिटेड, but when voltage is increased, then filament gets more heated and there is white hot body, and so light is generated or light is emitted। करेक्ट। इसमें आगे बात करते हैं, तो हमें ये देखना है कि सन के थ्रू हम उससे सीख के कैसा एक लैंप बना सकते हैं, उसके लिए हमें कंडीशन पता चल गई। अब हम सन के बारे में और ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करते हैं। सन के बारे में क्या डिस्कस करते हैं, अगले पेज पे देखते हैं हम। देखिए ज़रा प्लीज़, जैसे मान लीजिए वापस हम एक सन बनाते हैं। ठीक है, ये सन है आपके पास, और इंटरनली आपके पास यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है।
केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर इंटरनल जो प्रोसेस हो रही है केमिकल प्रोसेस, टेम्परेचर हाई हो रही है। तो यहाँ से हमारे पास जो रेज निकलती है, यहाँ से जो रेज निकलती है, यहाँ से बहुत सारी रेज निकलती है जो अर्थ तक पहुँचती है। ठीक है, ये हमारे पास अर्थ बना लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पे अर्थ के पास पहुँच जाएगी ये रेस। तो अब हमारे पास सबसे पहले क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज लाइट। लाइट इज ए रेडिएंट एनर्जी। क्या होती है? रेडिएंट हीट एनर्जी। अगर आपको पूछा जाए कि लाइट क्या होती है, तो हमारे पास ये रेडिएंट हीट एनर्जी, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। देखिए, हमारे पास जो दुनिया में हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, मैकेनिकल में, बेसिक मैकेनिकल में डिस्कस करते हैं ये हीट ट्रांसफ़र मेथड ना। तो हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो मेनली 3 मेथड से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। देखो ये इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, अभी तो ये यूनिट नहीं स्टार्ट हुआ, अभी तो केवल आपको बता रहे हैं कि कैसे लाइट प्रोड्यूस हुई। इसके बारे में डिटेल से इंट्रोडक्शन बताएंगे आपको, उसके बाद हम इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कंडक्शन का मतलब क्या है? कंडक्शन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये स्टोव है, ठीक है, स्टोव के ऊपर आपने कुछ बर्तन रख दिया, ठीक है, ये बर्तन रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, फिजिकल कांटेक्ट में आ गए, और यहाँ से नीचे जो आग लगेगी उसके कारण यहाँ पर क्या होगा, इसमें टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। कंडक्शन कैसे होता है? जो स्टेशनरी मैटर होते हैं ना, या स्टेशनरी मटेरियल होते हैं, उनका अगर फिजिकल कांटेक्ट हो तो हमारे पास जो हीट ट्रांसफर होता है उसको हम कंडक्शन मेथड बोलते हैं। कन्वेक्शन का मतलब क्या? जैसे ये स्टोव है, स्टोव के अंदर आपने क्या रखा था? पानी रखा था, तो पानी के कारण क्या हुआ, यहाँ पर हॉट एयर जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ? हॉट एयर जनरेट हुआ। और ये रूम है, रूम के बाहर से किसी खिड़की से कोल्ड एयर आ रही है, तो ये जो हॉट एयर आ रही है, ये कोल्ड एयर आ रही है लिक्विड और गैसियस मीडियम में, लिक्विड और गैसियस मीडियम में। तो यहाँ पर ये हॉट एयर और कोल्ड एयर के कारण क्या हो रहा है? हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन मेथड बोलते हैं। अब रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो रेडिएशन में जैसे मान लीजिए कि ये सन है हमारे पास, तो सन जो है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी की वेव जनरेट करता है और उसको हमें अर्थ तक भेजता है। तो अगर सन को कंसीडर करें या फिर किसी लैंप को कंसीडर करें, तो उसके थ्रू जो हमें लाइट विजिबल होती है या फिर जो एनर्जी मिलती है उस, या फिर जो हीट ट्रांसफर हो रही है, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। करेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पर रेडिएशन क्या होगा कि सन जो रेज भेज रहा है वो रेडिएशन मेथड के थ्रू, या जो ट्रांसफर कर रहा है हीट, वो हीट ट्रांसफर का कौन सा मेथड है? रेडिएशन है। तो लाइट हमें किसी भी चीज़ से कैसे मिलेगा? कोई भी लैंप है, ठीक है, कोई भी लैंप है, तो उस लैंप में क्या होगा? उस लैंप के अंदर फिलामेंट होगा, उसको हम गर्म करेंगे तो उसके कारण क्या होगा? यहाँ पर लाइट प्रोड्यूस होगी। तो ये लाइट प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास कौन सा हीट ट्रांसफर का मेथड यूज़ किया जाता है? रेडिएशन मेथड काम में आता है, इसलिए इसको रेडिएंट बोलते हैं। और हॉट बॉडी होनी चाहिए, तो इसके लिए इंटरनली क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है, तभी हमारे पास क्या होता है? हीट एनर्जी के कारण ही लाइट प्रोड्यूस होती है। और वो कौन से मेथड से, हीट ट्रांसफर के मेथड से ट्रांसफर होती है? रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर होती है। तो इसलिए आपको समझ में आएगा होगा कि व्हाट इज लाइट। लाइट इज ए रेडिएंट हीट एनर्जी, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, आप इसको लिख दीजिएगा प्लीज़, है ना, कि ये लाइट क्या होती है और लाइट के लिए हमारे पास हीट ट्रांसफर के कौन कौन से मेथड्स है, उनका एग्जांपल समझा दीजिए, ये स्टोव का या फिर हॉट एयर, कोल्ड एयर, और उसके बाद रेडिएशन का। ये सारे एग्जांपल आप इसको नोट डाउन करिए प्लीज़, है ना। इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो रेज आ रही है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ पे जो रेज आ रही है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर जो रेज आती है ना, वो होती है हमारे पास कॉस्मिक रेज, सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ की कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक
रेस। इसकी वेवलेंथ होती है 10⁻⁻14 मीटर। वेवलेंथ के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि व्हाट इज़ वेवलेंथ, फिर वापस आ जाते हैं। वेवलेंथ कुछ नहीं, ये जो रेडिएशन वेव आती है हमारे पास, ये रेज आती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। तो जो ये वेव्स है इस तरह से ट्रेवल करती हुई आती है, इस तरह से ट्रेवल करती हुई आती है, ठीक है। तो इसका जो एक साइकिल है ना, उसका जो लेंथ होगा ना, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, लैम्डा, ठीक है। ये एक वेव फॉर्म है। फिर दूसरी रेज का वेव फॉर्म इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो इसका वेवलेंथ है λ2 मान लेते हैं, ठीक है। और इसका वेवलेंथ आपने मान लिया λ1। तो दोनों में वेवलेंथ ज़्यादा किसका है? फर्स्ट वेवफॉर्म का वेवलेंथ ज़्यादा है और सेकंड वेवफॉर्म का वेवलेंथ कम है। तो वेवलेंथ का मतलब ये है कि कोई भी वेव जो एक साइकिल प्रोड्यूस करने में जितना लेंथ ट्रेवल करता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, या फिर टेक्निकल लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं कि द लेंथ करस्पॉन्डिंग टू विच फेज चेंज ऑफ 2π टेक्स प्लेस। 2π इसका मतलब क्या है? इनिशियली फेज कितना था? 0 डिग्री, फिर वापस 0 डिग्री होने में कितना टाइम लगेगा? या 2π तक, 0 से 2π तक जाने में 0 से 2π 4π, तो एक साइकिल तक जाने के लिए जितना लेंथ ट्रेवल करना पड़ता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ जो है इनका बहुत कम होता है, 10⁻⁻14 मीटर कॉस्मिक रेज होता है। कॉस्मिक रेज के बारे बाद में हमारे पास होती है गामा रेज। कौन सी रेज? गामा रेज। उसके बाद में एक्स रेज, ये सुना होगा आपने। उसके बाद हमारे पास आती है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रेज। और उसके बाद आती है इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड आ गई। अब इसमें बीच में खाली जगह क्यों छोड़ी हमने? क्योंकि बीच में हमारी काम की चीज़ आएगी। यहाँ पर हमारे पास आएगी विजिबल रेज, ठीक है। ये विजिबल रेज होगी। अब हमारे पास क्या होता है? इसका वेवलेंथ होता है 10⁻12 मीटर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वेवलेंथ घटता जाता है। 10⁻14 बहुत बढ़ता जाता है, सॉरी 10⁻14 बहुत कम वेवलेंथ है। फिर आगे बढ़ते हैं 10⁻10 मीटर, इसका वेवलेंथ हो जाता है। इसका 10⁻8 मीटर, इसका 10⁻6 मीटर। इन दोनों के बीच में ये हमारे पास विजिबल रेज का वेवलेंथ रहता है, करेक्ट। ये अभी इंट्रोडक्शन ही डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास। तो ये विजिबल रेज है जो हमारे पास, उनका वेवलेंथ 10⁻8 से 10⁻6 मीटर के बीच में रहता है। अब क्या होता है, वेवलेंथ आपको लिखना है सबसे पहले। तो वेवलेंथ के बारे में लिखेंगे आप, इसके बारे में और डिस्कस करने वाले हुए हम विजिबल रेज के बारे में। वेवलेंथ के बारे में लिखिए, द लेंथ करस्पॉन्डिंग टू विच देयर इज फेज चेंज ऑफ 2π टेक्स प्लेस। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि एक साइकिल, किसी भी वेव का एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना लेंथ ट्रेवल करना पड़ता है वो हमारे पास क्या होता है? वेव लेंथ होता है, वेव का लेंथ, बस, करेक्ट। तो ठीक है, हमारे पास ये हो गया। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जितना लेंथ कम होगा, लेंथ कम होगा, लेंथ कम होने का मतलब टाइम कम हो गया, टाइम कम हो गया, लेंथ वेवलेंथ कम हो गया मतलब टाइम कम हो गया, टाइम कम होने का मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ गया। क्योंकि फ्रिक्वेंसी क्या होती है? 1/टाइम ना। अगर किसी भी वेव का वेवलेंथ कम है तो उसका फ्रिक्वेंसी क्या होगा? हाई होगा। तो सबसे कम वेवलेंथ हमारे पास कहाँ है? कॉस्मिक रेज का वेवलेंथ कम है, तो सबसे हाई फ्रिक्वेंसी क्या होगी? हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी होगी हमारे पास? कॉस्मिक रेज, ठीक है। और लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी होगी? इसकी, क्योंकि इसकी हमारे पास क्या हो गया? वेवलेंथ ज़्यादा है, लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी। इंफ्रारेड जो रेज होती है ना, उनसे बचना चाहिए, कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है। इंफ्रारेड रेज, ठीक है। आपने देखा होगा ना, ओजोन लेयर हमारे पास है जो अर्थ में, वो हमारे पास हानिकारक जो रेज आती है उनको आने से रोकती है, जिससे कि यहाँ पे जो इंसान है सेफ रहते हैं, करेक्ट। तो ओजोन लेयर का बने रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पॉल्यूशन के कारण आजकल क्या हो रहा है? ओजोन लेयर नष्ट हो रही है। तो पॉल्यूशन के लिए भी कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। तो आपको कहीं पर भी पॉल्यूशन दिखे तो एक अच्छे नागरिक होने के लिए आपको पॉल्यूशन को रोकना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो अच्छी बातें होती हैं उसको अपने लाइफ में लाए, फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाए, जिससे अच्छी फीलिंग आती है। पढ़ाई ज़रूरी है लेकिन अच्छी बातें भी बहुत ज़रूरी है,
ठीक है, नैतिकता बहुत ज़रूरी है, एथिक्स बहुत ज़रूरी है। ठीक, आगे बढ़िए। अब हम बात करने वाले हैं, ये लिख दीजिएगा ना आप, ये सारा जो हमने सन बनाया, ये अर्थ बनाया, ये जो रेज आ रही है डिफरेंट टाइप की, हमें तो बात करनी है केवल विजिबल रेज के बारे में। अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड के बीच में जो हमारे पास विजिबल रेज है ना, इनके बारे में हम बात करेंगे। अब ये विजिबल रेज क्या होगी, आपने विबग्योर सुना होगा, विबग्योर। ठीक है, इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं। तो जैसे जैसे नीचे आ रहे हो वेवलेंथ बढ़ रही है, ध्यान रखना है ना, ये कंसेप्ट ध्यान रखना, बहुत काम आएगा आगे। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी घट रही है। ठीक है, वेवगॉर क्या होता है, वायलेट। अल्ट्रा वायलेट के बाद क्या आएगा, वायलेट। आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। ये कहाँ से आया ये कंसेप्ट, जब आप देखते हो बारिश आती है तो इंद्रधनुष बनता है, उसमें 7 कलर बनते हैं ना, तो वो इसी सीक्वेंस में बनते हैं। आपके पास सब ऊपर आपके पास इस तरह से दिखता है कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह से दिखता है हमारे पास। तो रेड का आपके पास क्या होता है, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, ये बात ध्यान रखना, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होता है और हाईएस्ट वेवलेंथ होता है। ठीक है, हम अब बस विजिबल की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। हाईएस्ट वेवलेंथ होता है किसका, रेड का। ठीक है, अब देखो जरा प्लीज, यहाँ पे वेवलेंथ इनका हमारे पास रहता है। ठीक है, वेवलेंथ कितना रहता है वो हम लिख देते हैं। अब वेवलेंथ क्या होता है, बहुत छोटी सी इकाई है ना, बहुत छोटी सी यूनिट है। इसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एंगस्ट्रॉम का यूज़ करते हैं। क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर को 1 एंगस्ट्रॉम लिखा जाता है, ANG एंगस्ट्रॉम। या फिर कई बार ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू क्या होगा, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, उल्टा। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं। तो ये जो है वेवलेंथ ट्रेवल करने की यूनिट है। एंगस्ट्रॉम क्या है, वेवलेंथ ट्रेवल करने की या मेजर करने की यूनिट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम एंगस्ट्रॉम में शो करते हैं। तो अगर हम देखें वायलेट का जो हमारे पास वेवलेंथ होता है 4100 एंगस्ट्रॉम होता है। आपको सबका याद नहीं रखना है, जो मैन है ब्लू का याद रख दीजिएगा, 4700 एंगस्ट्रॉम होता है ये। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये होता है ग्रीन का, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाकी याद रखो मत रखो, ग्रीन क्या है बहुत ज़रूरी है, इसका सेंसिटिविटी हाईएस्ट होता है। इसके बारे में भी अभी हम इंट्रोडक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। ग्रीन का जो हमारे पास वेवलेंथ है वो 5500 एंगस्ट्रॉम है, ये याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 5800 एंगस्ट्रॉम। और ऑरेंज है हमारे पास 6, रेड और ऑरेंज आप बोल सकते हो, 6000 एंगस्ट्रॉम के अराउंड रहता है ये, 6000 या 6100 एंगस्ट्रॉम ये रहता है। ठीक है, तो आपको जो याद रखना है वो ग्रीन का याद रखना है। ग्रीन का वेवलेंथ कितना है, 1500 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट लिख दीजिएगा, इतना हो गया हमारे पास ये रेस का कंसेप्ट। आगे हम कंसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो हमारे पास क्या कंसेप्ट है वो बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट, इसी इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, कंसेप्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। हालांकि इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जिधर वेवलेंथ ज़्यादा होगा उधर टाइम ज़्यादा होगा और फ्रीक्वेंसी कम होगा। जैसे ये वेव है, तो जिधर हमारे पास ये लैम्डा है तो टाइम ज़्यादा हो गया। तो अगर हमारे पास जनरली क्या होता है, जो रेज ट्रेवल करती है, सन से जो रेज ट्रेवल कर रही है वो किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। v इक्वल टू होता है लैम्डा इंटू एफ।
v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव या रेज, वेव जो ट्रेवल कर रही है उसकी वेलोसिटी। अब आप जानते हो कि अगर कोई भी वेव ट्रेवल कर रही है फ्री स्पेस में, तो फ्री स्पेस में उसका वेलोसिटी कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास इसका वेलोसिटी होता है, ठीक है। अब देखो जरा प्लीज, काम की बात करते हैं। वेलोसिटी हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब वेलोसिटी तो हमेशा फिक्स है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि वेलोसिटी क्या है, लैम्डा × एफ का प्रोडक्ट है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे लैम्डा ज़्यादा होगा वहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या होगा, कम होगा, और जहाँ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा वहाँ पे लैम्डा कम होगा। लैम्डा मीन्स वेवलेंथ, तो हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो वेवलेंथ कम होगा। तो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, प्रीवियस में हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पर देखो, आपको पता है था कि यहाँ पर हमारे पास वेवलेंथ जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे घटेगी। ये हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, वेवलेंथ बढ़ रही है, देखना 10⁻⁴ कम होता है, 10⁻12 ज़्यादा होता है। तो इस धीरे धीरे वेवलेंथ बढ़ रही है और फ्रिक्वेंसी घट रही है, ठीक है। तो वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी का उल्टा रिलेशन है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा होगा वहाँ पे फ्रिक्वेंसी कम होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, काम की बात करते हैं। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। आगे एक इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास, इसको लिख दीजिएगा प्लीज़, है ना। जैसे ये सन है हमारे पास, ठीक है, ये सन बना दिया और टेम्परेचर बॉडी है। यहाँ से रेड विबग्योर देखते हो ना, सबसे नीचे कौन सी होगी, रेड, फिर आप ग्रीन कंसिडर कर लीजिए, और कौन सा कंसिडर करोगे, ब्लू कंसिडर कर लीजिए। यहाँ पे आप ब्लू कंसिडर कर लीजिए। 3 प्राइमरी कलर को कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास ब्लू है, ये ग्रीन हो गया, ये रेड हो गया। तो ये मान लीजिए अर्थ की तरफ आ रहे हैं, ये अर्थ है, ये वेव 3 कलर की वेवलेंथ, हर एक कलर की अलग अलग वेवलेंथ होगी। तो हमारे पास कोई भी रेज आ रही है तो ये 3 कलर का रेज आ रहा है हमारे पास। तो आप कभी भी देखो, तो मैंने क्या बोला आपको, हाँ, यहाँ पे ऊपर की तरफ जो होता है वेवलेंथ लोवेस्ट होता है, वो वेवलेंथ क्या होता है, लोवेस्ट होता है। और नीचे की तरफ आओगे तो वेवलेंथ क्या होगा, हाईएस्ट होगा। ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ोगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, ठीक है। अब एक बात क्या होती है कि कई बार जनरली है ना, 6ठी 7वीं में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है ना। या फिर आपको इंटरव्यू में ये भी पूछ लेते हैं कि रेड लाइट हमें ज़्यादा विजिबल क्यों है, करेक्ट। तो इसके बारे में बात करने, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि रेड लाइट हमें क्यों विजिबल होती है, ठीक है। इसमें एक बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है कि देखो ज़रा प्लीज़, यहाँ पे आपको पता है कि इसका वेवलेंथ जो है लोवेस्ट है, ब्लू का वेवलेंथ लोवेस्ट है, ठीक है, और इसका वेवलेंथ हाईएस्ट है, ठीक। अब देखो ज़रा प्लीज़, ये ब्लू भी आ रहा है, देखो अलग अलग कलर से बार बार नहीं शो हो रहा है, सबको ऐसा ही बना रहे। तो जो ब्लू आ रहा है हमारे पास, ब्लू में क्या होता है, ये ब्लू कलर है। तो ब्लू में क्या होता है, यहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं, जो धूल के कण आ जाए बीच में। अब सन से अर्थ की तरफ रेज आ रही है तो काफ़ी टाइम लगेगा, और बीच में कई सारे पार्टिकल्स आएंगे, धूल के कण आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, एस्टेरॉयड होंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होगी। तो जब ब्लू में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है कि इसका वेवलेंथ कम होता है। वेवलेंथ कम होता है ना, तो इसका स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होता है। स्कैटरिंग मतलब फैलाव, किसी चीज़ का फैलाव बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है, ठीक है। स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो आसमान में ये चारों ओर ये कलर जो है फैल जाता है, इसलिए हमें नीला जो है वो दिखाई देता है। चारों ओर कौन सा कलर दिखाई देता है, नीला कलर दिखाई देता है। आसमान नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है और एक स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो हम एक चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज स्कैटरिंग। स्कैटरिंग, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, इंटेंसिटी ऑफ, कंसेप्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग।
अभी तक ही इंट्रोडक्शन चल रहा है, आपको बता दें, अभी तक हमने यूनिट नहीं स्टार्ट किया। ये सारा इंट्रोडक्शन में लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से आपको 2-3 ऑब्जेक्टिव मिलेगा जरूर। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग को मैं अगर आई से शो करता हूँ, ठीक है, 1/λ⁴, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा। स्कैटरिंग मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग मतलब कुछ नहीं, फैलाव, किसी चीज़ में फैला होना। तो ये ज़्यादा फैल रहा है हमारे पास, ये जो ब्लू है ना, ये ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है, ब्लू ज़्यादा फैल रहा है, तो इसलिए आसमान नीला दिखाई देता है। अब ट्रेन में या फिर कहीं पर भी सिग्नल देना हो तो वहाँ पे हमारे पास रेड क्यों यूज़ करते हैं? रेड इसलिए यूज़ करते हैं कि रेड के बीच में जितना इसका वेवलेंथ हाईएस्ट होता है इन विजिबल रेज में, और विजिबल रेज में हमारे पास इसका वेवलेंथ हाईएस्ट होता है, तो बीच में कुछ भी पार्टिकल आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो सीधा सीधा चला आएगा, ये तो सीधा सीधा चला आएगा, इसका स्कैटरिंग होएगा ही नहीं, क्योंकि इसका वेवलेंथ जो है, रेड का वेवलेंथ क्या हाईएस्ट है, और वेवलेंथ हाईएस्ट है तो स्कैटरिंग क्या होगा? कम से कम होगा, और सीधा सीधा चलाएगा, इसमें कोई फैलाव नहीं होगा। इसलिए रेड जो है वो हमें दूर से दिख जाता है, काफ़ी दूर से रेड सिग्नल दिख जाता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ हाईएस्ट होता है और स्कैटरिंग क्या होता है? कम होता है। तो I = 1/λ⁴, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है, और इन्हीं चीज़ों को हम इंट्रोडक्शन में कंसिडर करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। और ये सारा हो गया आपके पास इंट्रोडक्शन। अब हम इल्यूमिनेशन के टॉपिक देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक हम इल्यूमिनेशन में डिस्कस करेंगे। इल्यूमिनेशन में हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। फर्स्ट, नेचर ऑफ लाइट। लाइट 2 टाइप की होती है हमारे पास, आर्टिफिशियल, नेचुरल। आर्टिफिशियल को हमने डिस्कस कर लिया कि आर्टिफिशियल हमारे पास क्यों ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद नेचुरल क्यों ज़रूरी है, और नेचुरल को कंसिडर करते हुए हमने क्या बनानी है? आर्टिफिशियल लाइट बनानी है। लेकिन लाइट बनाने से पहले इल्यूमिनेशन क्या होता है, उसकी कौन कौन सी बेसिक टर्म्स है वो सीखेंगे, इसके लॉस कौन कौन से है, और लाइट प्रोड्यूस करने के कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से सोर्सेज है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अब कई टाइप के लैंप्स होते हैं, आर्क लैंप, फिलामेंट लैंप्स, गैसियस डिस्चार्ज लैंप्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सोडियम वेपर लैंप, मर्करी वेपर लैंप, फ्लोरेसेंट लैंप, नियॉन लैंप, हैलोजन लैंप, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, कैंडल पावर, लाइटिंग स्कीम, स्ट्रीट लाइट, फ्लिड लाइट, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और भी दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन ऐसा दिया हुआ है कि कई बार जो है मैकेनिकल लैंप भी यूज़ करते थे। आर्टिफिशियल जो है हम जो बना रहे हैं वो पहले मैकेनिकल लैंप भी बने थे, ठीक है। तो मैकेनिकल लैंप जो बने ना, उनमें हमारे पास और इलेक्ट्रिकल लैंप भी बने। तो मैकेनिकल लैंप की क्या होती है कि पुअर परफॉर्मेंस होती है, इसलिए उनको यूज़ नहीं करते। आजकल हम कौन सा लैंप यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिकल यूज़ करते हैं हर एक चीज़ के लिए। डेकोरेटिव देख लो, एडवर्टाइजमेंट देख लो, ट्रैफिक कंट्रोल देख लो, मेडिकल फील्ड देख लो, स्ट्रीट लाइटिंग देख लो, हर एक जगह हम क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिकल लाइट यूज़ करते हैं। आपको कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। ये देखिए ज़रा प्लीज़, ये मैकेनिकल लैंप है। मैकेनिकल लैंप मतलब यहाँ पे जो सिस्टम यूज़ किया गया है लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, मैकेनिकल सिस्टम प्रोड्यूस किया गया है। और ये जो है हमारे पास कौन सा है? इलेक्ट्रिकल लैंप है, करेक्ट। तो ये कुछ एग्जांपल है मैकेनिकल लैंप और इलेक्ट्रिकल लैंप। अगर आपने नहीं देखे हो पहले तो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिकल लैंप या इलेक्ट्रिक लाइटिंग ही क्यों यूज़ करते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो हमारे पास इसके एडवांटेज भी कई बार पूछ लेते हैं। ये क्लीन होता है, बहुत सीधी सी बात है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिकल लाइट क्लीन होगा, मैकेनिकल में हमारे पास सिस्टम भी क्रिएट करना होगा, वहाँ पर थोड़ा सा क्लीननेस कम होगा। ये ईजी टू कंट्रोल है, ठीक है, इजी टू कंट्रोल है, इकोनॉमिकल है, इसको आराम से ऑन ऑफ इजीली किया जा सकता है, बस स्विच के थ्रू कंट्रोल कर लो। अब मैकेनिकल चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उसके रिएक्शन को या फिर उसके जो प्रोसेस है उसको रोकना पड़ेगा। इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, आउटपुट भी हमें कांस्टेंट मिलता रहता है और बेटर रिलायबिलिटी है, ठीक है, चलता रहेगा, ठीक। इसका जो वारंटी पीरियड है उसमें तो चलेगा। सुटेबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल पर्पजेज। ये देखो फालतू की थ्योरी है, कोई मतलब नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन में एक चीज़ रह गई, जो रह गई वो क्या है हमारे पास? वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, सेंसिटिविटी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेंसिटिविटी क्या होता है? देखो आपको पता है ना, एक्चुअल में देखिए ज़रा क्या होने वाला है। एक मिनट रुकिए। ये हमारे पास क्या है? सेंसिटिविटी इस एक्सिस पे, और इधर वेवलेंथ।
ठीक है। वेवलेंथ मैंने आपको बताया कि हमारे पास वेवलेंथ अलग अलग कलर का कितना रहता था, 41 एंगस्ट्रॉम से वायलेट, है ना, इस तरह से वेवलेंथ आगे बढ़ता रहता है। यहाँ से 4100 एंगस्ट्रॉम रहता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 6100 एंगस्ट्रॉम आता है। तो यहाँ पे कौन से कलर का होता है, रेड का होता है। ये किसका होता है, ये हमारे पास होता है वायलेट का। यहाँ पे बीच में जो होता है हमारे पास ग्रीन कलर होता है। ग्रीन कलर का जो वेवलेंथ है ना वो कितना रहता है, 5500 एंगस्ट्रॉम रहता है, ठीक है। ये 5500 एंगस्ट्रॉम रहता है। इसमें आप देखोगे 5500 एंगस्ट्रॉम में यहाँ पे वेवलेंथ और सेंसिटिविटी का जो कर्व बनता है वो इस तरह से बनता है। हाईएस्ट, ये थोड़ा आप प्रॉपर बनाइएगा, इस तरह से जो दिया गया है, ठीक है। हाईएस्ट वेवलेंथ जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, ग्रीन कलर पे मिलेगा, ठीक है। हाईएस्ट वेवलेंथ आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। सॉरी, हाईएस्ट सेंसिटिविटी कहाँ मिलेगा, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि हमारी जो आइज़ है वो आइज़ है, एज है, अलग अलग पर्सन टू पर्सन जो डिफरेंट लाइट को देखने की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा सेंस जो आइज़ करती है वो ग्रीन वेव को करती है। और ग्रीन वेव का जो हमारे पास वेवलेंथ रहता है, वेवलेंथ कितना रहता है, 5500 एंगस्ट्रॉम हमारे पास ग्रीन वेव का रहता है। तो ये पूछा जाता है, अगर आपके पास ऑप्शन केवल एक ही कलर का है तो आपको ग्रीन सेलेक्ट करना है। अगर दो कलर साथ में दे रखे हैं, येलो ग्रीन कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर, कौन सा कॉम्बिनेशन, येलो ग्रीन। ग्रीन के बाद येलो भी हमारे पास सेंसिटिविटी इसकी अच्छी होती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि ह्यूमन आई के लिए मोस्ट सेंसिटिव जो वेवलेंथ है वो कौन सी है, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका लगभग इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग क्यों यूज़ करते हैं और अदर मैकेनिकल लाइट्स क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, उनके बारे में भी हमने एडवांटेज वगैरह सारा देख लिया है, ठीक है। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि इसके लिए हमारे पास जो टर्म्स यूज़ की जाती है इल्यूमिनेशन में, लाइट, ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमेन, इनके बारे में, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन, कैंडल पावर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ग्लेयर, लैंप एफिशिएंसी। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी टर्म्स आएगी, उन टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करना जरूरी है। एक्चुअल में हम लैंप तो बना देंगे, लेकिन लैंप, देखो सीधी सी बात है, हम आपको क्या समझा रहे हैं, आप सुनिए ज़रा। ऐसा समझाते हैं, आप घर पे लैंप लेके आते हो, लैंप लेके आते हो तो आप बोलते हो 0 वाट का, 10 वाट का, 5 वाट का, 20 वाट का, 15 वाट का, इस तरह से अलग अलग रेटिंग लेके आते हो ना। हम तो केवल वाट के बारे में जानते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ये भी पता होना चाहिए कि जैसे आप परचेज करते हो, एलईडी परचेज करते हो या फिर अलग अलग चीज़ें परचेज करते हो, प्रोजेक्टर परचेज करते हो, तो उनकी ल्यूमेन कैपेसिटी लिखी होती है कि ल्यूमेन कैपेसिटी क्या होता है, ये 3000 घंटे तक चलेगा या 4000 घंटे तक ये चलेगा, ये चीज़ है ना, इतना ज़्यादा चल सकती है, ठीक है। तो ये हमारे को ये पता होना चाहिए कि ये ल्यूमेन कैपेसिटी क्या होता है, ये ल्यूमेन क्या होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, इसके लिए प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल ये क्या होते हैं, कैंडल पावर क्या होती है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ इल्यूमिनेशन, अभी तक तो हमने इल्यूमिनेशन का मतलब नहीं निकाला, बाकी तो बात की बात है। अभी तक तो हमने देखा कि लाइट होती क्या है सिर्फ, ठीक है। इल्यूमिनेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए आपके पास, इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, अदर क्या यूनिट होती है। कुल मिला के बात ये है कि आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो तो एक इंजीनियर को, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या है और इनकी रेटिंग क्या है, उनको पता होना चाहिए। ल्यूमेन क्या होना चाहिए, ल्यूमिनस फ्लक्स कितना होना चाहिए, कैंडल पावर कितना होना चाहिए, इल्यूमिनेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और उन सबको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उन पैरामीटर को भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम जो है डायरेक्ट लैंप नहीं डिस्कस करेंगे, सोडियम वेपर लैंप चलो पढ़ लिया या फिर मर्करी वेपर लैंप पढ़ लिया, ये और हमने एलईडी पढ़ लिया, एलसीडी पढ़ लिया, या फिर दूसरे इनकंडीशन लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप या फिर CFL, इनको पढ़ लिया। डायरेक्ट नहीं जाएंगे, उन सबको कंपेयर करने के लिए बेसिक नॉलेज होना चाहिए इन सारी टर्म्स का। तो आगे हम इन सभी टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक इतना लिख दीजिएगा, नोट करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे इन यूनिट्स के बारे में। अभी तक का इंट्रोडक्शन का सारा पार्ट रिवाइज कर लीजिएगा, फिर आगे देखेंगे।